नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में CET में जो ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप डी के अलावा HSC का कोई अन्य एग्ज़ाम है या फिर आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर DT+B वाला है। तो एक कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने आपके लिए करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो इन सभी से हरियाणा जी के इन सभी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावना रहेगी तो वो हमने जो है यहाँ पर लिए हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। तो किसने विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में सुरेंद्र सिन्हा, गोपाल भागले, नृपेंद्र मिश्रा या विनोद यादव। और इनका जो नाम है ये गोपाल बागले है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्च आयुक्त नियुक्त हुए हैं। उसके बाद आ जाता है भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार जोशीत रंजन सिकंदर, अजय माकन, PK सिन्हा या सैयद अकबरुद्दीन ने। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार, और यहाँ पर देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो यह है जोशीत रंजन सिकंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। तो भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। तो ये देने वाला इनमें राज्य कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर उत्तराखंड। और यहाँ पर जो इनका जो नाम है, जो राज्य है, ये उत्तराखंड है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसने, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा जीके वालों के लिए जो यहाँ पर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कंगना रनौत, सपना चौधरी, मीता वशिष्ठ या एलविस यादव। तो हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का जो अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया है, तो ये इनका जो नाम है ये मीता वशिष्ठ है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। पहले सतीश कौशिक थे सबसे पहले अगर एग्जाम में आ जाए, फिर उनकी जो हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण से उनका जो पद है वो खाली था, तो इसी कारण से उस पद को जो भरा गया है, और ये मीता वशिष्ठ अब ये अध्यक्ष बनी है। हो सकता है एग्जाम में पहले वाला पूछ लिया जाए और अब कौन है। उसके बाद है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर, 13, 14 या फिर 15 सितंबर को। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये मदन लाल रैगर है केनिया, स्पेन, थाईलैंड या कांगो गणराज्य के। तो मदन लाल रैगर को, और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो एक कांगो जो गणराज्य है, यहाँ पर भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आ जाता है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, विश्वनाथ आनंद, आर प्रज्ञानंदा, गुकेश डी या पेंतला हरिकृष्णा। तो भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो हाल ही में बना है, इनका नाम गुकेश डी है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने हाल ही में लॉन्च किया है, S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और S जयशंकर या अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो संयुक्त रूप से हाल ही में लॉन्च किया गया है, और यह जो लॉन्च किया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, स्टडी इन इंडिया पोर्टल।
उसके बाद आ जाता है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? उमेश यादव, मनोज तिवारी, ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक ने। तो भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है और इनका जो नाम है ये मनोज तिवारी है। नेक्स्ट आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा। ये हाल ही में किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? NIC, NHAI, CDAC या फिर नीति आयोग के द्वारा। तो मोबाइल एप्लीकेशन है राजमार्ग यात्रा और ये जो हाल ही में लॉन्च की गई है तो ये NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे जो है इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद है क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सावी सोइन, अजय नाडर, अशोक सिन्हा या महेश अवस्थी। तो क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये है सावी सोइन, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है? रक्षा, मासी, कवच या बाल सुरक्षा पोर्टल। तो देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए जो हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम है मासी पोर्टल, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। उसके बाद है जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल दोस्त एयरबोट नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO या फिर गण एयरस्पेस के द्वारा। तो जल दोस्त जो एयरबोट है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद आ जाता है 14वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन पटना, हैदराबाद, चेन्नई या फिर वाराणसी में। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में। उसके बाद है DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? किसने? DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी 53, 63, 73 या फिर 83। तो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो मंजूरी दी गई है इनकी संख्या 63 है। उसके बाद है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? तो नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो नया सवेरा योजना और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये जो शुरू की गई है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना। उसके बाद आ जाता है आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किन के द्वारा किया गया है? तो आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद आ जाता है किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो ये भारत अमेरिकी है। साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख इनको हाल ही में बनाया गया है और इनका जो नाम है सोहिनी सिन्हा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। उसके बाद है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? किसने दूरसंचार जो क्षेत्र के सहयोग में स्थापित करने के लिए? मेटा, रिलायंस, गूगल या सी डॉट। और ये जो समझौता किया गया है सी डॉट के साथ, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। उसके बाद है आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय 2020 टीम का कप्तान हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो आयरलैंड दौरे के लिए
हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋतुराज गायकवाड़ या सूर्य कुमार यादव को। तो आयरलैंड जो दौरा है इसके लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान जो हाल ही में बनाया गया है, इनका नाम जसप्रीत बुमराह है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो ये तो हमारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आ चुके हैं और साइंस से संबंधित क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेंगे। क्वेश्चन है कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथन जो है पर आपने विचार करना है। तो कथन जो है यहाँ पर रहेगा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिणाम तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। दूसरा है यहाँ पर कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। और तीसरा है यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पर इनमें कौन सा कथन है जो असत्य है? तो असत्य जो आपने यहाँ पर बताना है। और सत्य की बात करें तो असत्य यहाँ पर ऑप्शन केवल ए जो है इसको माना गया है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही माने गए हैं। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर असत्य इसलिए है क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। और 2 और 3 इसलिए सही है कि कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात कार्य में केवल परिमाण उपस्थित होता है। जब विस्थापन या आरोपित बल का मान शून्य होता है तो किए गए कार्य का मान भी शून्य ही होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? तो शून्य कार्य से संबंधित घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा, खुरदरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। तो कोट वाला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर शून्य कार्य से संबंधित है? और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को। 1, 2 और 3 का यहाँ पर संबंध है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता है क्योंकि यहाँ घर्षण उपस्थित नहीं होता। जैसे ये जो यहाँ पर चिकनी सतह है, जैसे पानी डला हो या तेल वगैरह डला हो तो सेम स्थिति इससे भी जा बन जाती है। तो किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई क्षैतिज बल कार्य नहीं करता क्योंकि यह घर्षण उपस्थित नहीं है, अर्थात उस स्थिति में किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। यदि कोई मनुष्य सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। और पृथ्वी के परित है, मतलब चारों ओर चक्कर लगाते हुए चंद्रमा द्वारा कृत कार्य भी शून्य है क्योंकि चंद्रमा पर बल की दिशा सदैव पिंड के गति के लंबवत होती है। तो यहाँ पर 4 जो इसको नहीं माना गया है क्योंकि घर्षण बल वस्तु के विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्यरत है, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन है कि जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। और इसका कारण है शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कौन सा सही माना गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी को माना गया है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर इनकी भी डिटेल देख लेते हैं। जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा क्योंकि बल विस्थापन की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। और शून्य कार्य के लिए निम्न 3 स्थितियां संभव हैं, जैसे बल तथा विस्थापन का एक दूसरे के लंबवत होना, विस्थापन का मान शून्य होना या बल का मान शून्य होना। उसके बाद है यहाँ पर इनमें से कौन सा बल समरक्षी बल है। तो यहाँ पर समरक्षी बल कौन सा है?
स्थिर वैद्युत बल, घर्षण, विद्युत चुंबकीय श्यान या गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर जिसमें माना गया है ऑप्शन डी को, तो यहाँ पर 1, 2 और 5 इसको माना गया है, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल को। तो यहाँ पर इसकी भी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल समरक्षी बल के उदाहरण हैं, क्योंकि इन बलों के द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है और पिंड के पथ पर निर्भर नहीं करता। जबकि घर्षण बल और श्यान बल असमरक्षी बल के उदाहरण हैं, क्योंकि इन बलों के द्वारा किसी पिंड को एक दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के साथ साथ पिंड द्वारा किए गए कार्य पथ पर निर्भर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन किसके द्वारा कुल कार्य से किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग होता है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? और इसमें माना गया है केवल एक को, कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए उस कुल कार्य से किया जाता है जिसे वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में उस अवस्था में आने तक कर सकती है जबकि वह कार्य करने के योग्य न रहे, अर्थात शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक करती है। और जो दो गलत है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो कथन रहेगा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। दूसरा कथन है, किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? सही यहाँ पर केवल एक को ही माना गया है। अब इसको देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल कई प्रकार के बल लगे हों कि उनका परिणाम बल शून्य न हो, तब परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv² मानी गई है। यहाँ v का मतलब पिंड का वेग से है, m का मतलब पिंड के द्रव्यमान से है। तो ये जो सूत्र है इसके अनुसार यदि वस्तु की चाल को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। उसके बाद है, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब इसमें संचित ऊर्जा होती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब उसमें संचित ऊर्जा होगी, गतिज, रासायनिक, स्थितिज या विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार की जो स्थिति होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा मानी गई है कि जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को ऊपर उठाता है तो उसमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा संचित होती है और इस ऊर्जा का उपयोग कील ठोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद है, कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है? तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बताना है। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग को खींचने पर उसमें उपार्जित ऊर्जा या बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर किस में है? कोट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है, अर्थात 1, 2 और 3। 1, 2, 3 को यहाँ पर इसमें माना गया है। तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में जो संचित ऊर्जा है, किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में जो संचित ऊर्जा है, स्प्रिंग को खींचे पर उसमें जो उपार्जित ऊर्जा है। तो ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यय स्थिति ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये संचित हो जाती है।
जिसके माध्यम से तीर को गति प्रदान की जाती है। और ऐसे ही जब खिलौने वाली कार में चाबी भरी जाती है तो खिलौने से संबंधित स्प्रिंग में प्रत्यक्ष स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग विस्तारित हो जाता है और जिसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन जो 4 उसको गलत माना गया है, क्योंकि बहती हुई हवा में गति के कारण गतिज ऊर्जा संचित होती है। तो बहती हुई हवा जो उसमें गतिज ऊर्जा मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप, गतिज, स्थिति, सौर या विकिरण ऊर्जा। और यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन ए वाला। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो ये गतिज ऊर्जा है। तो वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा प्रायः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वायु की तीव्र गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होती है और इसी गतिज ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे बिजली बनाने के लिए पनचक्कियाँ आपने देखी होंगी, नदियाँ तथा समुद्र में नाव चलाने में उसके ऊपर जो पाल लगी होती है, और पृथ्वी की सतह के अंदर से पानी बाहर निकालने में। उसके बाद है ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में कथन बताने हैं। ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो कौन से वाला सही है, और सही यहाँ पर केवल ऑप्शन 2 का ही माना गया है। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 माना गया है, क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। इसलिए संसार की कुल ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। तो ये तो हमारे साइंस से संबंधित क्वेश्चन थे। और अब हम हमारे जो यहाँ पर राजनीति जो है उससे संबंधित, संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अब हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे। निम्न में से किन शब्दों को 42वें संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया है। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो कोट वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, अर्थात इन सभी को। तो ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो 42 संशोधन था इसके द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। सामाजिक न्याय, राजनीतिक, आर्थिक या शैक्षणिक न्याय। तो यहाँ पर कोट वाला क्वेश्चन है और इसमें कौन से वाला सही रहेगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो 1, 2, 3 को सही माना गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसमें सामाजिक न्याय था, आर्थिक था और राजनीतिक न्याय था। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से क्या उल्लेखित है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या उल्लेखित है, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये जो ऑप्शन डी में है, अर्थात ये तीनों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। उसके बाद है भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित है। रूसी, फ्रांसीसी, आयरिश या अमेरिकी क्रांति से। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श, इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है, अर्थात ये फ्रांसीसी क्रांति से है। उसके बाद है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में इनमें से क्या सही है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसमें संसद के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है या
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में कौन से वाला यहाँ पर सही है? और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी को सही माना गया था, 1 और 3 को। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और इसमें संसद के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? के मुंशी राजनीतिक कुंडली, N.A. पालकीवाला संविधान का परिचय पत्र, ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा, या अर्नेस्ट बेकर उधार का थैला। तो एक युगम यहाँ पर इनसे संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में आया है अर्नेस्ट बेकर उधार का थैला, तो यही आपस में संबंधित नहीं है। उसके बाद है भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समाजवाद के आदर्शों से क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक समाजवाद से, मार्क्सवादी समाजवाद से, साम्यवादी समाजवाद से, या इनमें से किसी से भी नहीं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित समाजवाद के आदर्शों से तात्पर्य है, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन ए से, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद से है। उसके बाद है संविधान की उद्देशिका में निहित मूल तत्वों में कौन कौन से सही हैं? संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणराज्य वाला देश है। उद्देशिका में वे उद्देश्य प्रतिष्ठित है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है। उद्देशिका संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करती है। तो संविधान की उद्देशिका में निहित मूल तत्व कौन कौन से हैं? और यहाँ पर जो इसमें मूल तत्व माने गए हैं ये सभी, जिसमें संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य वाला देश है, और उद्देशिका में वे उद्देश्य प्रतिष्ठित है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, और उद्देशिका संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख करती है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368, 39, 171 या 325। तो इस संशोधन हो सकता है। कौन कर सकती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? संसद। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हो सकता है? तो ये है 368। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। मतलब जो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक क्रम सही है। अब जो यहाँ पर क्रम सही है जो ऑप्शन डी में आया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर इसमें माना गया है, तो ऑप्शन जाइए डी वाला इसका होगा। उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का, उपासना, विश्वास, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता का। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन माना गया है डी को, तो यह है आर्थिक स्वतंत्रता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर सामान्य हिंदी से आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? स, स, ह या स। विसर्ग का उच्चारण स्थान आपने बताना है। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है अकुह विसर्जनम कंठ। अ वर्ग ह और विसर्ग जो है इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला फिर इसका हो जाएगा, तो ये ह है। और ये स इनको और ह इनको उच्चवर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही यहाँ पर कौन से वाली है? और यहाँ पर सही है ऑप्शन बी वाली, अभिव्यक्ति, प्रकट, प्रकाशित और स्पष्ट करने की क्रिया, भाव, तो ये कहा जाता है इसको। उसके बाद है यश है प्लस में अर्थी। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? संधि कौन सी है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला,
तो ये सारथी जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा। और संधि कौन सी आई है, तो संधि यहाँ पर जो है ऐसे होगा, यस प्लस में थी। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, अ और आ में दीर्घ हो जाएगा। तो ऑप्शन इसी कारण से ए वाला यहाँ पर इसका बनेगा। दो स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। जैसे विद्यालय आपने पढ़ा होगा, विद्या प्लस माल्य विद्यालय है। उसके बाद है 11 का तत्सम रूप है, एकम, एकादश, प्रतिपदा या 11। तो ये जैसे 11 है यहाँ पर हम हिंदी में कह देते हैं, तो ये कौन सा रूप है 11, तो ये हो गया जैसे तद्भव। और तत्सम कौन से है, तत्सम होते हैं संस्कृत वाले जो संस्कृत में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर 11 को देख सकते हैं संस्कृत में कौन सा लिखा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, एकादश। उसके बाद आ जाता है प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची इनमें कौन सा है, सरोज है, सुमन है, अंबुज है या फिर मधु है। तो प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची और इसका जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो यह है सुमन। पुष्प, फूल, कुसुम, तो इस प्रकार से इनको कह देते हैं। सरोज इसको कह देते हैं जलज, और ऐसी अंबुज है पंकज, नीरज, मधु, शहद, पराग, तो इस प्रकार से इनको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुहावरा है टस से मस न होना, जरा भी न हिलना, चापलूसी करना, क्रोध में पागल हो जाना या कठिनाई में पड़ना। तो टस से मस न होना मुहावरे का जो यहाँ पर अर्थ क्या है, और इसका अर्थ लिया गया है जरा भी न हिलने से। उसके बाद है प्रविशेषण होते हैं, एक होते हैं विशेषण जो संज्ञा शुणांक विशेष शब्द आएंगे विशेषण, और विशेषण के विशेष शब्द आएंगे विशेषण, प्रविशेषण। तो प्रविशेषण यहाँ पर किसका भेद है, विशेषण का है, विशेषणों का भाव है, विशेषता है, गुण है, क्या है प्रविशेषण। और इसका जो यहाँ पर माना गया है इसमें जो ऑप्शन सी में आया है, विशेषणों की विशेषता। तो जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे शब्द होते हैं प्रविशेषण। जैसे मोहन बहुत सुंदर बालक है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषण है और बहुत ये इस सुंदर के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया प्रविशेषण। तो विशेषण होंगे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, और प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या इनमें से किसी का भी नहीं। तो किसका पूर्व पद संख्या होता है, तो यहाँ पर देखें तो जो तत्पुरुष है इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है। अव्ययभाव समास जो है इसमें शुरू में पूरा जो पद है वो अवयव उपसर्ग होता है, जैसे यथा संभव, यथाशक्ति। और ये जो द्विगु है इसमें ही शुरू में संख्या दी गई होती है, जैसे चौराहा, इस प्रकार से। तो इसी कारण से ऑप्शन जाए यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो एक सरल नहीं है। अब सरल की पहचान वैसे नहीं लगती है, तो ऐसे कर सकते हैं आप जिस जो एकदम से सिंपल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये सारे के सारे जो हैं ये सारे सरल वाक्य के हैं, सिर्फ ऑप्शन डी वाले को छोड़कर। यहाँ पर बोलते हुए भी आपको कुछ जोर सा भी इसमें लग रहा है, जैसे इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, जबकि और ये सीधे सिंपल है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है, मैंने लड़के को बुलाया। तो इसी कारण से जो यहाँ पर तीन वाले जो है ये सरल और ये सरल वाक्य नहीं है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। और जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक के द्वारा जुड़े हुए हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे आप एकदम से देखकर पहचान कर लोगे। और, फिर, भी, नहीं, तो, किंतु, अतः, अथ, परंतु, किंतु, ये वाले जो शब्द होंगे तो ये जो संयुक्त वाक्य इसमें लगे हुए होंगे। संयुक्त का मतलब दो वाक्य जिसमें जुड़े हुए हों।
और जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित अर्थात गौण उपवाक्य हों तो उन्हें कहेंगे हम मिश्र वाक्य। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, जैसे यहाँ पर इसमें यह आया है, ये भी देख सकते हैं आप। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। या मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये भी आ सकता है। जैसे ये तो सरल वाक्य का है कि ये सरल वाक्य है, तो ये वाले हो गए। अब इसके बारे में अगर आ जाता है कि यहाँ पर बताओ कि भाई ऑप्शन डी में कौन सा वाक्य है, तो ये फिर जो है मिश्र जो वाक्य है इसका उदाहरण है, ये मिश्रित का। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो यहाँ पर इसमें रस है शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरों चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो यहाँ पर वात्सल्य, वीर, शांत या श्रृंगार, तो कौन सा रस है यहाँ पर? और यहाँ पर इन पंक्तियों को देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? वात्सल्य जो रस है उसको माना गया है। छोटे छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी तोतली बोली, उनकी चेष्टाएं, उनके कार्यकलाप, तो इनको देखकर बरबस मन उनकी ओर खिंच जाता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो शुरू में जब छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, तो उनके पास सही से जो शब्द जहाँ बोलने नहीं आते हैं, तो किसी को शब्द को आधा बोलते हैं, कोई मतलब जहाँ उनको अलग ही तरीके से बोलते हैं जिससे मन जो है खुश हो जाता है। तो मन में उनके प्रति जो संदेह उत्पन्न होगा उसी से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो ऑप्शन जो है इसी का ए यहाँ पर माना गया है। तो ये इसी में है यहाँ पर, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरों चलत रेन तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो ये दही वगैरह जा मुँह पर लिपा हुआ है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है द हैबिटेट ऑफ रैबिट इज। तो ये हैबिट जो यहाँ पर रैबिट जो है खरगोश, खरगोश का अपने निवास यहाँ पर बताना है। खरगोश कहाँ पर रहता है, उसको स्थान को क्या कहा जाता है। और यहाँ पर जो है उसको मरो जो है बिल कह देते हैं, कैनल जो है ये गुफा वगैरह जो होती है, नेस्ट हो गया, या जो डैन है, एक कैनल है, एक नेस्ट है, एक ये डैन है गुफा शेर वाली। तो यहाँ पर खरगोश किस में रहता है? और खरगोश जो है ये रहता है ऑप्शन ए बिल में। तो जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद आ जाता है फिल इन दी ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स। ही मैरिड यूरोपियन गर्ल, ए एंड द, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो उसने क्या है, उन्होंने यूरोपियन लड़की से शादी की। तो ये वावल भी आप देख सकते हैं यूरोपियन। तो इसी कारण से जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को, अर्थात ए, ही मैरिड ए यूरोपियन गर्ल। जो शब्द वावल से आरंभ होता है लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट की होती है, तो उनके साथ एक का प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड। वर्क हार्ड यू विल फेल, बिफोर अनलेस आफ्टर या लास्ट। कड़ी मेहनत करो आप विफल होगे। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, अनलेस, नहीं तो कड़ी मेहनत करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद है ए ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड। तो ए ग्रुप ऑफ आंट्स जो चींटियाँ होती हैं उनका समूह, उसको क्या कहा जाता है? हेड, क्लास, क्लस्टर या कॉलोनी। तो जहाँ पर चींटियाँ बहुत सारी होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको कहा जाएगा कॉलोनी, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ डेयरी।
तो इसका बताना है अपने डायरी का बहुवचन क्या बनता है। तो डायरी का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो डायरीज जो है हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दी गई है। उसके बाद है द अपोजिट जेंडर ऑफ बकीज। इसका बताना है अपने विपरीतार्थक। मेयर जो ये घोड़ी को कह देते हैं, रो फिली ये बछड़ी को कह देते हैं, बछड़ी जो होती है, और ये डॉग है। तो बक का बताना था, बक का जो है इसके ऑप्शन डी वाला है डॉग। ये हिरण जो है, हिरण को कह देते हैं बक, तो इसका डॉग होता है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। दे गॉसिप ऑल द टाइम्स, ऑल टाइम गॉसिप या दे। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस, और वे हर समय क्या है गपशप करते हैं, बातें माना कह देते हैं जिसे। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा है, और ये माना गया ऑप्शन सी को, गॉसिप, गपशप कह देते हैं। वे हर समय गपशप करते रहते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा का गठन हुआ था। आसान क्वेश्चन है, अक्टूबर 1956, 66, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर 1962 को। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तो है इसमें बी वाला, 1 नवंबर 1966 को। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को पंजाब को तत्कालीन राज्य के निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित करने के विचार के बाद हरियाणा के नए राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति जैसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की थी, और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। और चंडीगढ़ शहर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो इस समय पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। उसके बाद है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा के किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था, पंजाब, बंगाल, बम्बई या मद्रास। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था, और ये था पंजाब, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो ये जो हरियाणा जो है, जहाँ आज हरियाणा है, उससे अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं से जीतकर 1858 में पंजाब सूबे में मिला दिया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अंग्रेजों के लिए काफ़ी मुश्किलें भी खड़ी कर दी थी। तब से यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले और हिंदी मतलब हरियाणवी बोलने वालों के बीच में काफ़ी खींचतानी भी थी। फिर 1947 में देश आज़ाद हो गए और हिंदी और पंजाबी बोलने वाले अलग अलग राज्य की मांग उठाने लगे। फिर 1948 में पहली बार मास्टर तारा सिंह ने अलग पंजाब सूबे की मांग की थी। उस समय के पंजाब के चीफ मिनिस्टर भीमसेन सच्चर ने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं के लोगों को अलग अलग करने का सुझाव दिया था। तो ये भाषा के आधार पर ही जो है हरियाणा अलग होने वाला ये राज्य है। उसके बाद है नर नारायण गुफा, ये कहाँ स्थित है, हिसार, सिरसा, यमुनानगर या फिर रोहतक में। तो नर नारायण गुफा कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद आ जाता है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के कौन से स्थान पर हराया था, तरावड़ी में, नीलोखेड़ी, तितरम, तरोड़ी में। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कौन से स्थान पर हराया था, और इस स्थान का नाम है तरावड़ी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। अब तरोड़ी में 2 युद्ध हुए थे, एक तो था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। तो तराइन की लड़ाई, जिसे तरावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, तो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच वर्ष 1191-92 ईस्वी में लड़ी गई 2 लड़ाइयों की श्रृंखला थी, और ये लड़ाइयाँ वर्तमान हरियाणा में थानेसर के पास तराइन शहर के पास लड़ी गई थी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण सबसे हो जाता है कि जो तराइन का युद्ध था तरोड़ी वाला, इसका जो प्रथम युद्ध था 1191 वाला, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। तो इसमें ये पृथ्वीराज चौहान जब गौरी को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तो इसमें जो
ये गौरी है, ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण हिमालय पर्वत से दूरी का होना, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का होना, मोरनी पहाड़ियों से दूरी का होना, उत्तर पूर्वी मानसून पवना, या कोई सभी नहीं। तो यहाँ पर हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय होने का कारण क्या है, और इसका जो कारण है यहाँ पर बी में माना गया है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का होना। उसके बाद है हरियाणा राज्य की राजधानी किस राज्य में स्थित है। आसान क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है, और इसका जो यहाँ पर संबंध अगर देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो हरियाणा और पंजाब जो है इनकी एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। उसके बाद है यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी या दक्षिणी सीमा पर। तो यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यह है पूर्वी सीमा पर। और किन किन से होकर ये बहती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यमुना नदी जो है हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत इनमें बहती है, अर्थात ये पूर्वी हिस्से में। उसके बाद है हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर है, साहिबी, यमुना, दोहन या सरस्वती पर। तो हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है, और यह है ऑप्शन सी यमुना नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है। तो हरियाणा के जो विधानसभा है, हरियाणा राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होगा, ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर अध्यक्ष। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यह है राज्यपाल। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उस राज्य के राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है। धारा 184, 81, 80 या 83। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है, धारा 183। उसके बाद है हरियाणा में डैश भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। तो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र लोहारू है, कैथल है, बलरामगढ़ है या फिर लाडवा है। तो भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र और यह है लोहारू। ये बलरामगढ़ फरीदाबाद का है और लाडवा है कुरुक्षेत्र जिले का। ये कुरुक्षेत्र में आता है लाडवा। उसके बाद है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एरिक बेस्टन, न्यायमूर्ति गोपाल दास खोसला, न्यायमूर्ति रामलाल या न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और ये थे जो ऑप्शन सी में है, न्यायमूर्ति रामलाल। उसके बाद है हरियाणा को किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है, चावल, रोटी, दाल या फल के लिए। तो हरियाणा जो है इसको जाना जाता है रोटी की भूमि के रूप में, क्योंकि हरियाणा जो है यहाँ पर अनेक प्रकार की जो रोटियां खाने के लिए जाना जाता है, जैसे गेहूं वाली हो गई, बाजरे की हो गई, मक्के की हो गई। नेक्स्ट है हरियाणा के खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है, गेहूं, मेथी, अलसी का बीज या मूंगफली। तो हरियाणा में खरीफ की फसल कौन सी प्रमुख फसल है। तो यहाँ पर जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये मूंगफली जो इसको माना गया है। तो मूंगफली जायज़ को यहाँ पर हरियाणा में खरीफ की फसल माना गया है।
और खरीफ की फसल और इनके अलावा और कौन कौन सी है, जिसमें धान हो गई, चावल वाली, और ज्वार, मूंग, गन्ना, उड़द, सन, कुल्थी, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तुअर, जूट, कपास। तो ये जो है खरीफ की फसल के उदाहरण माने गए हैं। उसके बाद है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई थी? राजीव गांधी, इंदिरा, महात्मा या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये इंदिरा गांधी से है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा बहन सन्ना देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण या फिर ये सभी। तो सन्ना देवी पंचायती राज पुरस्कार, और इसका जो संबंध माना गया है ऑप्शन डी से, अर्थात इन सभी से। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम या भारत सरकार। तो किस प्राधिकरण के द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? और यहाँ पर जो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा। उसके बाद है हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के जो डिजाइनर इनमें से कौन थे? औरंगजेब, यादविंदर सिंह, फिदाई खां या महाराज ताराचंद। तो कहाँ पर है? पिंजौर में है ये यादविंदर गार्डन। तो इसके डिजाइन करता कौन थे? और ये माने गए हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं, नवाब फिदाई खां। उसके बाद है किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो ये जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1994, 91, 95 या 1992 में। तो इसे जो यहाँ पर दर्जा दिया गया था 5 जुलाई 1991 को। तो कंप्लीट डिटेल है 5 जुलाई 1991। कहाँ पर है ये? गुड़गांव में है। उसके बाद है प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? राजा राम शास्त्री, धनिकलाल मंडल, RS नरोला या कोई से भी नहीं। तो प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक, और ये थे ऑप्शन ए में जो है राजा राम शास्त्री। और 1991 में इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? रामवाणी, हरिगंधा, सरल सरिता या देवप्रयाग। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है जो ऑप्शन सी में आई है, इसका नाम है हरिगंधा। और पंचकुला हरियाणा से ये प्रकाशित होती है, और ये साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका है। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल का नाम अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल का नाम तो ये रखा गया है जो ऑप्शन ए में है, वीर सावरकर के नाम पर। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है? फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह या यमुनानगर में। तो ये जो कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये यमुनानगर में है, जो ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद है हरियाणा अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जन जागरण योजना, ई रवाना योजना, ई निगरानी या खोजबीन योजना। तो ये जो योजना है इसका जो नाम है ऑप्शन बी में आया है, ई रवाना योजना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1997, 72, 75 या 1991 में। तो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हरियाणा में जो की गई थी वर्ष 1972 में। उसके बाद हरियाणा में केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो हरियाणा में केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं? और इनकी जो संख्या मानी गई है ऑप्शन सी 4। उसके बाद है पंजाब
पुलिस नियम कब बनाए गए थे? 1966, 54, 34 या फिर 44 में। तो पंजाब पुलिस अधिनियम जो बनाए गए थे वर्ष 1934 में। उसके बाद है वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? तो 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव या फिर करनाल में। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये था चंडीगढ़ में। उसके बाद है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, बीपीआरडी का जो पूर्ण रूप इनमें कौन सा है? तो बीपीआरडी जो है इसको कहा जाता है ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये जो बीपीआरडी है इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत हुई थी 28 अगस्त और 1970 में, और इसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।